नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज भी हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, जो मैं पर्पज से करा रही हूँ। मतलब जैसे नेट का भी एग्ज़ाम आ रहा है और AMRS का और बिहार वाला एग्ज़ाम भी है। ठीक है, इस पर्पज से एक दो प्रैक्टिस सेट आपके लिए कराऊंगी ये। बाकी तो अपना मैं सोच रही प्रैक्टिस सेट तो तभी अच्छे होते हैं, जैसे कि अब एग्ज़ाम आ रहा है तब तो क्वेश्चन करने में ही ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन अगर एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे ना, तो वो अगर एग्ज़ाम के बाद भी ना, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हो गया तो अब आराम से रिलैक्स होकर सोंगे करेंगे, उसके बाद भी अपनी तैयारी करते रहना कि जब तक फाइनली आपको सिलेक्शन ना मिल जाए। जिस दिन आप ज्वाइनिंग कर लो स्कूल में जाके अपनी, तब समझना कि आज हम टीचर बन गए। ठीक है, लेकिन तब तक अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ना, तब तक फाइनली आपको एक सीट ना मिल जाए। ठीक है, लगातार लगना। और बस यही कहूँगी कि खाने पे विशेष ध्यान देना, थोड़ा तला भुना कम खाना एग्जाम के टाइम में, जिससे कि मतलब गैस वूस बन जाती है, उससे तो थोड़ा डाइजेशन भी ख़राब होता। अब बैठ के पढ़ने के लिए थोड़ा नॉर्मली खाना खाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। और क्योंकि अब इस टाइम पढ़ाई का ही समय है और स्वास्थ्य का ध्यान तो देना ही देना है। ठीक है, अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। कितनी मेहनत करिए, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पूरी मेहनत को बचाने के लिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन है, नंदीग्राम में चूहे। नंदीग्राम में चूहे के रचनाकार कौन है? तो नंदीग्राम में जो चूहे है, इसके रचनाकार कौन है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, मधु काकरिया। मधु काकरिया की रचना है ये। 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली, कथन किसका है? तो 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किसका है? ये कथन है भारतेंदु हरिचंद का। और इन्होंने किस में कहा था? इसमें कालचक्र थी, एक इनकी पुस्तक है कालचक्र। ठीक है, उसमें कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली। और कब? 1873 से। इस समय भी पूछ लेते हैं। भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि कब मिली थी? 1880 में मिली थी। ठीक है, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है ये भी भारतेंदु से। आत्माराम की टेटे निबंध के रचनाकार हैं। तो आत्माराम की टेटे निबंध के रचनाकार कौन है? तो ये हैं गोविंद नारायण मिश्र हैं, जो आत्माराम की टेटे नाम से लिखा था। गोविंद नारायण मिश्र ने लिखा था ये निबंध जब, जैसे कि एक अनिस्थिरता शब्द को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच में मतलब एक झगड़ा छिड़ गया था शब्द को लेकर। तब उन्होंने, गोविंद नारायण मिश्र ने ये लिखा था आत्माराम की टेटे। और ये किसके समर्थन करते हुए लिखा था? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के, सॉरी दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी का समर्थन करते हुए इन्होंने ये निबंध लिखा था। गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? तो गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? तो वो माना है देवरानी जिठानी की कहानी को गोपाल राय ने माना है। और हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? परीक्षा गुरु को माना है। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन कमी करती चली होंगी, क्योंकि 70-80 लगभग 70 के या 75 इसमें क्वेश्चन है। तो अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो क्वेश्चन पूरे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा हल्का बताने की कोशिश करूँगी, क्वेश्चन भी पूरे हो जाएं जिससे, क्योंकि अब तो जितने क्वेश्चन आपको मिल जाए उतने अच्छे हैं। निम्नलिखित में से कुबेरनाथ राय का निबंध नहीं है। तो कुबेरनाथ राय का निबंध कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन इसमें डी है, जो है खालिस मौज में। तो खालिस मौज में किसका निबंध है? तो ये है शिव प्रसाद सिंह का। शिव प्रसाद सिंह का। ऑप्शन में अगर कोई भी किसी भी लेखक की रचना आ रही है तो वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो ये तो आपने देख लिए तो कि कुबेर राय के निबंध कौन से हैं? महाकवि की तर्जनी, दृष्टि, अभिसार, उत्तर कुरु। तो कुबेरनाथ राय के निबंध हैं। और नहीं है, कौन सा नहीं है? खालिस मौज। तो इसे भी देखना है किसका है, तो यह शिव प्रसाद सिंह का है। काला शुक्रवार कहानी किसकी है? तो काला शुक्रवार कहानी किसकी है? तो ये ऑप्शन सी है, इसमें सुधा अरोड़ा का है ये जो कहानी है। कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु ने किस शीर्षक से किया? तो कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय जो नाटक है उसका अनुवाद भारतेंदु ने किस शीर्षक से किया? भारतेंदु के सारे नाटक देख लेना, जयशंकर प्रसाद के सारे नाटक देख लेना, और उपन्यास हैं उनके
प्रेमचंद के, ठीक है, किसमें कैसे क्या है कि एक ना एक क्वेश्चन आता है। आप भारतीय हिंदू से मतलब जबकि ये एक प्रैक्टिस सेट है और ये क्वेश्चन आए हुए भी हैं, ठीक है, तो इसमें ये सोचो कि इसमें भी 2-3 क्वेश्चन भारतीय हिंदू से पूछ लिए थे। इनके ये अनुदित हैं, मौलिक हैं, इस तरह से इनके नाटक देख लेना, 17 नाटक हैं भारतीय हिंदू के जो हैं। तो वो कौन सा है? प्रबोध चंद्र उदय का अनुवाद, तो वो है पाखंड विडम्बन, ठीक है, कौन सा? पाखंड विडम्बन। और ये विद्या सुंदर चोर पंचाशिका का अनुवाद है, चोर पंचाशिका का अनुवाद है, ठीक है, विद्या सुंदर भी पूछा गया है। और कर्पूर मंजरी जो है, कर्पूर मंजरी का अनुवाद है, जो संस्कृत की रचना है, कर्पूर मंजरी। पंचरत्न किसकी विभिन्न विधाओं का संग्रह है? तो पंचरत्न जो है किसकी विभिन्न रचनाओं का संग्रह है? तो ये है रामविलास शर्मा की। भक्ति आंदोलन एक जातीय जनवादी आंदोलन है। तो भक्ति आंदोलन क्या है? एक जातीय एवं जनवादी आंदोलन है। यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो ये ऑप्शन सी है, रामविलास शर्मा का है ये कथन। इसमें आप अपने अनुमान से भी टिक करते चलो कि आपको कितने सही हुए हैं, लगभग एक आइडिया हो जाएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी, प्रयुक्त शब्द शक्ति है। तो इसमें शक्ति कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, आर्थी व्यंजना है इसमें जो है। और ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ, यशोधरा से ली गई पंक्तियाँ, यशोधरा से ली गई पंक्तियाँ। और किसकी? मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ। ये ऐसे भी पूछी गई हैं एग्जाम में। बादल राग के रचयिता हैं। तो बादल राग किसकी रचना है? ये निराला की रचना है। और बादल किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। और बादल राग निराला की रचना है। अज्ञे की असाध्य बीड़ा किस प्रकार की काव्य करती है? तो अज्ञे की असाध्य बीड़ा किस प्रकार की काव्य करती है? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, प्रलंब काव्य या लंबी कविता है, ठीक है। और ये किसमें संकलित है? आंगन के पार द्वार में संकलित है। मोह पर कृपा स्नेहु बिसेरनी, खेलत खुनीस न कबहू देखी, रामचरितमानस में उक्त कथन किसने और कब कहा है? तो रामचरितमानस में ये कथन किसने और कब कहा है? तो ये कथन कहा है भरत ने। और कब कहा है? राम से वन में मिलते समय। देवचरित अष्टयाम ग्रंथ की विषय वस्तु है। तो देवचरित जो अष्टयाम है इसकी विषय वस्तु क्या है? तो ये है ऑप्शन डी सही है इसमें, नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है। और एक अष्टयाम उनकी है नावादास की। तो नावादास ने जो लिखी है तो इसमें राम और सीता की दिनचर्या का वर्णन है। एक अष्टयाम लिखी है रस खान ने, ठीक है। ये रस खान ने जो अष्टयाम लिखी है तो उसमें कृष्ण और राधा की लीला का वर्णन है, ठीक है। मतलब लीला का क्या मतलब है? इनके मतलब 8 पैरों का वर्णन है, ठीक है। अष्टयाम का मतलब ही है जिसमें कि मतलब 8 पैरों का वर्णन हो इनके, ठीक। केशवदास किस काव्य संप्रदाय से संबंध है? तो केशवदास किस काव्य संप्रदाय से संबंधित है? तो वो है अलंकार संप्रदाय से। और हिंदी के पहले अलंकारवादी आचार्य कौन से हैं? वो केशवदास हैं, ठीक है। पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? तो पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? तो पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी भाषा है। और रामचरितमानस की भाषा क्या है? वो भी अवधी भाषा। और पद्मावत की भाषा जो है तो वो ठेठ अवधी भाषा है। और रामचरितमानस की जो अवधी भाषा है वो परिनिष्ठित अवधी भाषा है, ठीक है। इतना अंतर है दोनों में। और दोनों की शैली क्या है? दोहा चौपाई शैली है। और इसमें कितने खंड है? पद्मावत में पूछे आते हैं 57 खंड है। कितने हैं? 57 खंड है। और कब की रचना है? 1540 की रचना है। और किसकी रचना है? जायसी की रचना है। और जायसी के यश का आधार क्या है? पद्मावत। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। तो नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना कौन सी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हमारा डी सही होगा, छत्रप्रकाश किसकी रचना है? लाल कवि की है, लाल कवि की। जिस हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष बलक्ष, कुरुक्षेत्र में इस पंक्ति में
कुरुक्षेत्र की इस पंक्ति में किसे इंगित किया गया है? तो कुरुक्षेत्र की ये पंक्ति है, किससे ली गई है? कुरुक्षेत्र की है। और किसकी पंक्ति है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कुरुक्षेत्र, उसकी पंक्तियाँ हैं ये। और इसमें किसे मतलब पंक्तियों को जो किसके मतलब इंगित करते हुए कहा गया है, तो वह है कुटिल नीतिज्ञ को। तो ऑप्शन इसमें सी सही होगा। और आधुनिक युग की गीता किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। आधुनिक युग की गीता, ठीक है, कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। और इसमें जो संवाद है, तो इसमें मूलतः संवाद किसके से है? युधिष्ठिर और वो हैं भीष्म, इनका संवाद है, महाभारत के आधार पर है। इनमें से कौन सा नाम सही है? तो इनमें से कौन सा नाम सही है? तो इसमें से तार सप्तक सही है, ठीक है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तार सप्तक को ना तो पहला सप्तक बोलेंगे, ठीक है, पहला बोलेंगे तो ये गलत है, ना तो तीसरा तार सप्तक बोलेंगे। तार सप्तक तीसरा नहीं होता है, तार तीसरा सप्तक होता है, तीसरा सप्तक होता है, ठीक है। सप्तक का मतलब 7 कवियों का समूह, ठीक है। तो पहला जो उसमें सप्तक आ गए, दूसरे में तार सग, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, ठीक है, इस तरह से है। अब ये तार सप्तक जो आएगा, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? तो ये सी सही है, तार सप्तक। और तार सप्तक कितने थे? 4 थे, ठीक है। चारों का संपादन किसने किया था? अज्ञेय ने किया था। और इनका सन पूछ लेते हैं, 43, 51, 59 और 79, ठीक है, इस तरह से याद कर लेना। आगे तो 1900 लगा लेना अपने आप। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं। पाल गोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? तो वो है उदय प्रकाश। ऑप्शन सी सही होगा इसमें हमारा। कसाईवाड़ा कहानी के लेखक हैं, तो कसाईवाड़ा कहानी के लेखक कौन है? शिव मूर्ति सिंह है। ऑप्शन 1 सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमरकांत की है? तो अमरकांत की रचना कौन सी है? जिंदगी और जोंक किसकी रचना है? ये अमरकांत की रचना है। और अमृतसर आ गया किसकी रचना है? भीष्म सायनी की रचना है, भीष्म सायनी की, ठीक है। और टूटना किसकी रचना है? राजेंद्र की है, टूटना राजेंद्र यादव की है, ठीक है। और परिंदे निर्मल वर्मा की है। गोदान उपन्यास है, तो गोदान उपन्यास कैसा उपन्यास है? तो गोदान उपन्यास है यथार्थवादी उपन्यास। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? 1 सही होगा, यथार्थवादी उपन्यास। और कब का है? 1936 का है। और किसान जीवन की महागाथा इसमें है। और क्या कहना चाहिए, जो एक प्रेमचंद का मतलब एक किसानों से संबंधित एक त्रासदी कह लो या कह लो, मतलब एक यथार्थ सब कुछ दिखाया गया है। गोदान बहुत अच्छा उपन्यास है। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं, तो वीरांगना नामक उपन्यास किसका है? तो ये है रामनरेश त्रिपाठी जी का। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं, तो झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं यशपाल हैं झूठा सच के। और ये कितने भागों में है? 2 भागों में है, वतन और देश, वतन और देश, देश का भविष्य, ठीक है, ये पूछा जाता है, देश का भविष्य। निम्नलिखित में से उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो ये उपन्यास दे रखे हैं, इनको सुमेलित करना है कि ये उपन्यास किस किस के हैं, कौन कौन से, ठीक है। अभी इसमें जैसे बंदी उज्मा है, एक चूहे की मौत, बी का है IB, और बी का IB 26, ए का 2, संजीव सूत्रधार, राही मासूम रजा का है B, दिल एक सादा कागज, अमृत राय का क्या है? नागफनी का देश। तो ये इनकी रचना, ये 4 रचनाएं मिल गई आपको। देखो ये बहुत फायदा होता है इनसे, ठीक है। उपन्यासों का उनके पात्रों के साथ सुमेलित करना है। तो उपन्यास है, एक तरफ ये उपन्यास है इधर, और ये पात्र दे रखे हैं। तो उपन्यास है रंगभूमि, तो रंगभूमि का कौन सा है? रंगभूमि में है सोफिया, विनय और सोफिया। सूरदास, इसके पात्र पूछे जाते हैं सारे।
सूरदास, विनय और सोफिया, ये तीनों पात्र पूछे आते हैं। झूठा और झूठा सच में है तारा। त्यागपत्र मृणाल है। अंधेरे बंद कमरे नीलिमा है। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन हमारा इसमें सी हो गया। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ उपन्यास है, ये उपन्यास है, ये लेखक है एक तरफ। ठीक है, विराट की पद्मिनी ये किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का है। वैशाली की नगरवधू चतुरसेन शास्त्री का है। दिव्या यशपाल का उपन्यास है। चारूचंद लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। ध्रुव सामनी नाटक की रचना किसने की? तो ध्रुव सामनी नाटक की रचना किसने की है? तो ये ऑप्शन डी सही होगा। जयशंकर प्रसाद का ध्रुव सामनी नाटक है। और इसमें अगर पूछे कि ऑप्शन में देखिए कि किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या को उठाया गया है, तो वो ध्रुव सामनी में उठाया गया है इसमें। ठीक है, लहरों के राजहंस किस स्थिति का नाटकीय पुनराख्यान है? तो लहरों के राजहंस किस स्थिति का नाटकीय पुनराख्यान है? तो ये ऑप्शन सी सही होगा इसमें। सांसारिक सुखों एवं आध्यात्मिक शांति के मध्य निर्णय का द्वंद्व है इसमें नंद और सुंदरी हैं। और ये है मोहन राकेश का नाटक। किसका है? मोहन राकेश का। निम्नलिखित पात्रों का नाट्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये पात्र है और इन्हें सुमेलित करना। तो ये चंद्रगुप्त हैं। चंद्रगुप्त का है प्रपंच बुद्धि। कोणार्क, तो कोणार्क में है विशु। और आषाढ़ का एक दिन, ये विलोम है। आषाढ़ का एक दिन का पात्र। और सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक इस नाटक की पात्र है शीलवती। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ये सी सही होगा इसमें। बनारसीदास जैन ने लिखी थी। तो बनारसीदास जैन ने क्या लिखी थी? हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी थी। और कौन सी थी? अर्धकथानक। अर्धकथानक। ठीक है, बनारसीदास जैन की। और अर्धकथा किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी है। अर्धकथा जो है, अर्धकथानक किसकी है? बनारसीदास जैन की है। और कब की रचना है? इसका सन पूछा जाता है। 1641 की ईस्वी की रचना है ये। और ये पद और ब्रज में लिखी गई है। पद और ब्रज में, ब्रज भाषा में लिखी गई है। इन रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो इधर रचना है, रचनाकार हैं। तो गुलाब राय मेरी असफलताएं। बच्चन का है नीड़ का निर्माण। और वियोगी हरि, वियोगी मेरा जीवन प्रवाह। और यशपाल का सिंहावलोकन, ये आत्मकथाएं इनकी। ठीक है, गुलाब राय की कौन सी? मेरी असफलताएं। ठीक है, मैंने जीवनी तो शायद करा दी। हाँ, जीवनी करा चुकी हूँ। आत्मकथाएं हो रह गई, उन्हें भी कराऊंगी अच्छे से, क्योंकि इनसे एक दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मिलान करने को आ जाए, सन पूछ लिए या किसी के बारे में छोटी छोटी विधाएँ हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा 33 में? तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा इसमें। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से हुआ? तो ऑप्शन इसमें सी होगा, मिर्जापुर से। और किसकी पत्रिका है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। ठीक है, हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था। तो हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कहाँ से, मतलब कौन से सन में प्रकाशित हुआ था इसमें? तो ये 1826 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन ए सही है। अब बंगदूत दे रखा। ठीक है, तो बंगदूत जो प्रकाशित हुआ था 1829 में प्रकाशित हुआ था। बंगदूत जो हुआ था, ठीक है, ये जो प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से, तो वो था बंगदूत तो था राजा राम मोहन राय का। ठीक है, और वो 1829 में प्रकाशित हुआ था। और 1826 में प्रकाशित हुआ था हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड। ठीक है, 1826 नहीं, इसका आंसर भी होगा 1829। ठीक है, बंगदूत राजा राम मोहन राय का है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? वो था उद्दंड मार्तंड। ठीक
ठीक है। पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। और पहला पत्र कब निकला था? 1826 में कलकत्ता से निकला था। किसके इसके संपादक कौन थे? जुगल किशोर थे। और इसमें मतलब इसकी भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी थी। और एक ऐसा पत्र था, साप्ताहिक था। ठीक है। और कब निकलता था? मंगल के दिन निकलता था हिंदी का पहला समाचार पत्र। पहल का संपादन किसने किया? तो पहल का संपादन किसने किया? ज्ञान रंजन ने किया पहल का संपादन जो किया था। और ये जो पहल है ज्ञान रंजन जी की रचना, तो ये कहाँ से निकलती थी? ये जयपुर से निकलती थी, जयपुर से। ठीक है। और कैसी थी? ये त्रैमासिक थी, त्रैमासिक। तो ये कैसी थी? त्रैमासिक थी। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जायसी, सूर और तुलसी। ठीक है। रचना किसकी है? ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है, रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है त्रिवेणी। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। भाषाविद हैं और उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें कामता प्रसाद गुरु, हिंदी व्याकरण। ठीक है। किशोरी दास वाजपेयी, हिंदी शब्द अनुशासन। उदय नारायण तिवारी, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। रामविलास शर्मा, भाषा और समाज। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? 38 में ऑप्शन बी सही होगा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, यह कथन किसका है? तो छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, तो ये कथन किसका है? ये कथन है रामविलास शर्मा का। और ध्यान से देख लेना, डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह मतलब कहा है, मतलब स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। और इनके में सिर्फ नहीं का अंतर है, इतना अंतर है, परिभाषा दोनों की मिलती हुई है, इसलिए थोड़ा सा दोनों ऑप्शन में भी है, रामविलास शर्मा भी और नगेंद्र भी। रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो वो है विचार वीथी नाम से। निबंध और निबंधकार को सुमेलित कीजिए। तो इसमें निबंध और निबंधकार को सुमेलित करना है। तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा इसमें। और यह है नया साहित्य नए प्रश्न, तो यह है नंदुलारे वाजपेयी। और विचार और वितर्क, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य, तो ये अज्ञे का है। मेरा परिवार महादेवी वर्मा का। निम्नलिखित रेखाचित्र और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें रेखाचित्र हैं और रचनाकार हैं एक तरफ। तो पदम पराग किसका रेखाचित्र है? तो पदम सिंह शर्मा का है पदम पराग। बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा का है। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। आधुनिक एकांकी के जनक हैं, तो आधुनिक एकांकी के जनक कौन है? तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें, रामकुमार वर्मा। और यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? उदय शंकर भट्ट। यथार्थवादी, ठीक है, यथार्थवादी एकांकी के जनक कौन है? उदय शंकर भट्ट। लेकिन प्यारे नींद के बादल, लाल सवेरा होते होते सब होने लगते हैं ओझल, उक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? से ये पंक्ति हैं केदारनाथ अग्रवाल जी की। भक्तन को कहाँ सीकरी से काम, आवत जात पहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। यह किस भक्त कवि की रचना है? तो ये किस भक्त कवि की पंक्तियां हैं? तो ये कुंभन दास की पंक्तियां हैं। जब मतलब अकबर ने इन्हें फतेहपुर सीकरी बुलाया था तब की पंक्तियां हैं ये। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां और कवियों को सुमेलित कीजिए। तो ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। एक तरफ पंक्ति दे रखी है, लेखक दे रखे हैं कि किसकी पंक्ति है। अति सूदों को स्नेह को मार्ग है, तो ये पंक्तियां किसकी हैं? ये हैं घनानंद। ठीक है, घनानंद की पंक्तियां हैं। और अवलो नसानी अवलो नसो, ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं बिना पत्रिका से। और ये सपट टाती सी ससी मुखी मुख घूंघट पर टाके, ये पंक्तियां किसकी हैं? बिहारी की हैं। ऊधो मन न भय 10-20, ये पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास जी की। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा।
सृष्टि पर पहरा नामक काव्य के लेखक जिन्हें 2013 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था वो कौन है, जिन्हें 2011-13 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और सृष्टि पर पहरा इनकी रचना है। तो ये कौन से हैं, इसमें से ऑप्शन हमारा बी सही होगा, केदारनाथ सिंह। काव्य जीवन की आलोचना है, सिद्धांत किस विचारक का है। तो काव्य जीवन की आलोचना है, सिद्धांत किसका है, ये मैथ्यू ऑर्नाल्ड का। ऑप्शन 1 सही होगा हमारा इसमें। श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित में किस रीति की प्रधानता है। तो नैषधीय चरित जो है किसकी रचना है, हर्ष की है। और इसमें किसकी प्रधानता है, इसमें वैदर्भी रीति की प्रधानता है। और वैज्ञानिक कवियों के लिए औषधि भी इसे कहा गया है। ठीक है। और जो संस्कृत के बृहत्त्रयी आते हैं उसमें भी ये रचना आती है बृहत्त्रयी में। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा है, अनुमानवाद। और अभिव्यंजनावाद किसका है, क्रोचे का, क्रोचे। ठीक है, क्रोचे का। रजत तंगड़ी किस कवि की रचना है। तो रजत तंगड़ी किस कवि की रचना है, ये कल्लड़ की रचना है। वक्रोक्ति सिद्धांत के उद्बोधक हैं। तो वक्रोक्ति के सिद्धांत किसका है, कुंतक का है। और कितने सिद्धांत हैं, ये 6 हैं। ठीक है, 6 को अच्छे से देख लेना, अलंकार भामा और रस भरत मुनि, वक्रोक्ति कुंतक और औचित्य क्षेमेंद्र, इस तरह से। ठीक है। प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। तो प्रेमचंद की मृत्यु किस सन में हुई थी, हमें बताना है इसमें से किस ईस्वी में हुई थी। तो ये है 1936 में। ठीक है। और जन्म कब, 1880 में। और कहाँ हुआ था, लमही में। लमही में इनका जन्म भी पूछा जाता, जन्म कहाँ हुआ था, लमही में हुआ था। हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक हैं। तो हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक कौन है, किशोरीदास वाजपेयी हैं हिंदी शब्द अनुशासन के। और शब्द अनुशासन किसका है, हेमचंद का। हिंदी शब्द अनुशासन किशोरीदास वाजपेयी का। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। तो अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन से हैं, तो वो हैं सुमित्रानंदन पंत। और जयशंकर प्रसाद शैव दर्शन से प्रभावित हैं। निराला विवेकानंद दर्शन से प्रभावित है, विवेकानंद दर्शन से प्रभावित है। और महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। इसमें से एक तरफ मतलब रचनाएं हैं, एक तरफ लेखक है। ये लेखक है। तो शेखर एक जीवनी आज्ञे का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, डी। उपन्यास और कहानी में के अंतर को व्यक्त करने वाले जो कथन सही नहीं है उन्हें छांटिए। तो उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसे बताना है। तो सही नहीं है। ठीक है। तो कौन सा नहीं है इसमें, तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा। उपन्यास कहानी का लघु संस्करण है, ये गलत है। क्योंकि कहानी का लघु संस्करण उपन्यास थोड़ी होता है, उपन्यास का लघु संस्करण कहानी होता है। ठीक है। जो सही है उन्हें भी देख लेते हैं। उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में यह अनिवार्य नहीं है। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है। उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का चित्र होता है। उपन्यास में अनेक स्थलों का इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलता है, जो उपन्यास है। और जबकि कहानी में क्या होता है, छोटे छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं हैं। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तासीज ने। किसने किया, ताई जी ने किया। ठीक है। और ताई जी ने किस भाषा में किया था, फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में लिखा था, फ्रेंच भाषा में। और इसका वो पूछा जाता है, वो जो सन पूछा जाता है इसका, किस उसमें है मैं भूल रही हूँ। हाँ, इसका संस्करण पूछा गया था, दूसरा संस्करण कब आया था। तो दूसरा संस्करण इसका आया था 1871 ईस्वी में। ठीक है। और पहला संस्करण, और ये कितने भागों में था, 3 में था। और पहला संस्करण जो आया था वो 2 भागों में था। और वो कब आया था, एक 1839 और 1847।
39 और 1847। ठीक है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, इसमें से बताना कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें एक अंधेरे बंद कमरे किसकी रचना है, मोहन राकेश की है, मोहन राकेश की। अंधेरे में मुक्तिबोध की रचना ये सही है। हार की जीत सुदर्शन का ये सही है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये भी सही है। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों को सुमिलित करना है, कौन सा है। ठीक है, विकल्प कौन सा है, सुमिलित विकल्प कौन सा है, इसमें से मतलब सुमिलित सही विकल्प कौन सा है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसमें कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, कुरुक्षेत्र है दिनकर की रचना, ये गलत है। असाध्य बिण आज्ञा की रचना, ये गलत है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश की रचना है, ये गलत है। परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है, तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है क्या है, व्याकरण ग्रंथ है ये। और किसकी रचना है, दामोदर शर्मा की, दामोदर शर्मा। ठीक है। सखी संप्रदाय को कहा गया है, तो सखी संप्रदाय को क्या कहते हैं, तो सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय कहते हैं। छायावाद की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है, तो छायावाद की विशेषताओं में सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति है, ये सही है। उपदेश की प्रधानता, ये गलत है। इसमें उपदेश की प्रधानता तो वैसे इतिवृत्तात्मकता, उपदेश की प्रधानता ये तो ये किस में रही है, द्विवेदी युग में रही है। कल्पना की अतिशयता है छायावाद में, विस्मय की भावना है, ये भी है। ठीक है। लुकमान अली के लेखक हैं, तो लुकमान अली किसकी रचना है, सौमित्र मोहन की रचना है। झीनी झीनी बीनी रे चदरिया किसकी कहानी संग्रह है, तो झीनी बीनी रे चदरिया कहानी संग्रह किसकी है, ये अब्दुल बिस्मिल्लाह की है और बुनकरों के जीवन से संबंधित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो संविधान की मतलब संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, अनुच्छेद 343(1) में है। ठीक है, 343(1) में है ये। अब पूछें कि राजभाषा का दर्जा कब मिला है, तो 14 सितंबर 1949 को कब मिला था, 14 सितंबर 1949 को मिला था। और कितनी भाषाएं शामिल हैं, 22 भाषाएं हैं। वो पहले कितनी भाषाएं थी संविधान में जब राजभाषा का दर्जा मिला था, 14 भाषाएं थी। और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक राजभाषा से संबंधित है, अनुच्छेद 343 से 351 तक जो राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद है। और मतलब कौन सा भाग है संविधान का, कौन सा भाग है जिसमें मतलब राजभाषा है, तो भाग 17 है, भाग 17 है। ठीक है, सबको अच्छे से देख लेना, ये पूछे जरूर जाते हैं। और अनुसूची कौन सी है, 8वीं अनुसूची, अनुसूची कौन सी है, 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। आगे देखते हैं, कौन सी भाषा चित्रलिपि में लिखी जाती है, तो इनमें से कौन सी भाषा है चित्रलिपि में लिखी जाती है, तो वो चीनी भाषा है जो चित्रलिपि में लिखी जाती है, चीनी भाषा। वैसे भाषाओं का क्रम लगाने के लिए भी आ जाता है, जैसे चित्र, सूत्र, प्रतीक, भाव और ध्वनि। ठीक है, इस तरह से इनका क्रम लगाने के लिए भी आ जाता है, ये क्रम से है इसी तरह, चित्र, सूत्र, प्रतीक, भाव और ध्वनि। जिस भाषा का अन्य भाषा में अनुवाद होता है उसे क्या कहते हैं, जिस भाषा का अन्य भाषा में अनुवाद होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्रोत भाषा कहते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषाओं के साथ सुमेलित कीजिए, तो ये काव्य पंक्तियां हैं, इन्हें सुमेलित करना है। तो 69, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। पहले का आईवी अवधी भाषा में है, दूसरे का ढोला मारिया, ये अपभ्रंश का, ये ढोला मारिया वैसे भी अगर आपसे भला हुआ जो मारिया मेरा कंतु, इस तरह से जो पंक्तियाँ हैं अपभ्रंश की हैं, इस तरह से लिखी हुई। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी हैं, अपभ्रंश की हैं। और जो मांगहु सो देहु मनोहर यही बात तेरी खोटी। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ किससे हैं, ब्रज से।
ब्रजभाषा कैसी है? ओकार बोला है। जो ब्रजभाषा, खड़ी बोली कैसी? ये मतलब खड़ी बोली आकार बोला है और मतलब आ की मात्रा की बोलता है उसमें। और उसकी चोटी सटकाई, लख नागिन अपनी केचाली छोड़ सटक गई। ये इसमें कौन सी भाषा है? खड़ी बोली है। कनक कनक ते सो गुने मादकता दिखाए, बा खाए या खाए बोराए, जग या पाए बोराए। ठीक है, ये पंक्तियों में किस सब शक्ति का प्रयोग है? इसमें बताना है कि इस पंक्तियों में किस सब शक्ति का प्रयोग है। तो इसमें सब शक्ति जो है अभिधा सब शक्ति है इसमें। और ये जो पंक्तियां हैं किसकी है? यमक अलंकार की पंक्तियां हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? यमक अलंकार की परिभाषा होती है कि जब किसी शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है। मतलब एक ही शब्द है, कनक सोना और कनक धतूरा। पहले कनक का मतलब क्या है? सोना, और ये क्या है? धतूरा। ठीक है, तो इस तरह से शब्द एक ही है लेकिन अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, तो उस वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ यमक अलंकार होता है। और इस अलंकार में काव्यलिंग अलंकार भी हुआ है। ठीक है, अगर ऑप्शन में यमक अलंकार ना हो, काव्यलिंग अलंकार हो, तो काव्यलिंग अलंकार भी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपका कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हूँ, प्रैक्टिस सेट एक आध और कराऊंगी, नहीं तो बीच में पहले आत्मकथा कराऊंगी, क्योंकि आत्मकथा थोड़ा सा पार्ट अच्छा है। उसे अच्छे से एक बार भी अगर आप सुन लोगे ना, आप कहीं एग्जाम देने जा रहे हो ना और थोड़ा थके हुए हो, लेटे हुए भी अगर सुन रहे हो, जो मैंने बड़माला डाली ना, उसमें क्यों डाली मैंने बड़माला, इसलिए वीडियो बनाई उसकी, क्योंकि उससे एक दो क्वेश्चन आते हैं और उसमें जो जो मतलब आने की अपेक्षा रहती है वो है। मैंने पूरा कोशिश करी, उसे एक बार भी अगर आप लेटे हुए या कहीं बैठे हुए भी सुन लोगे ना सफ़र में भी, तब भी बहुत हेल्प करेगी वो आपकी। ठीक है, इसी तरह से ये जो वीडियो रहती हैं, अगर मान लो हम कहीं चल भी रहे हैं तब भी वहाँ हम सुन सकते हैं आसानी से। ठीक है, अपना और प्रैक्टिस करते रहो और प्रयास करते रहो। कभी भी डरो मत, मैदान में जाने से पहले मैदान डरो ही मत। ठीक है, पता चला अरे हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कैसा पेपर आएगा, इतनी सारी भीड़ आई है, कई लाख फार्म भरे गए। अरे फार्म तो बहुत लाख भरे जाते हैं, लेकिन मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, पढ़ने वाले बहुत कम होते हैं जो सीरियसली पढ़ते हैं। ठीक है, भीड़ बहुत मिलेगी आपको, हर जगह फार्म डलने की 30-30 लाख 25-25 लाख फार्म डलते हैं, लेकिन कुछ तो देने ही नहीं जाएंगे, और कुछ देने भी जाएंगे तो वही वाले हैं। तो सीरियस होकर पढ़ने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं। तुम्हारा कॉम्पिटिशन उनसे ही है जो सीरियस होकर पढ़ते हैं। तो इसलिए सीरियस होकर अपनी तैयारी करते रहो। ये मत सोचो कितना है क्या है, तुम्हें तो एक सीट चाहिए। ठीक है, एक सीट से तो ज़्यादा ही सीट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।